Hello students, today in this video we are going to study the first chapter of physics of class 11th. The name of the chapter is Physical World and Measurement. Dear students, आज इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. टॉपिक्स के नेम हैं व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है. फिर हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में कौन से बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं ताकि फिजिक्स को डेवलप करने के लिए उसमें हेल्पफुल रहता है और फिजिक्स हम डेवलप कर पाए. कौन से मेजर थ्रस्ट कौन से हैं इसके अंदर. फिर हम पढ़ेंगे कि स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब हम फिजिक्स में कौन कौन से आगे ब्रांचेज हम स्टडी करेंगे. आगे आप देखोगे कि सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, उसको हम स्कोप ऑफ फिजिक्स हम कहेंगे. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, कि फिजिक्स जो है वो बाकी साइंसेस में कैसे हेल्पफुल है. फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, जियोलॉजी के अंदर उनमें फिजिक्स कैसे हेल्पफुल होती है, उनके साथ क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. डियर स्टूडेंट्स, हमने नेचर में जितने भी फोर्सेस देखे हैं, हम अपने आसपास जितने भी फोर्सेस देखते हैं, उन सभी फोर्सेस को हम मेजर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं. तो वो 4 फोर्सेस कौन से हैं, बेसिक फोर्सेस कौन से हैं, वो हम स्टडी करेंगे. और लास्ट हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर कुछ लॉज ऐसे हैं जो कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं. कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कभी नहीं बदलती, उन फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन लॉज को भी हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं. ये पहला चैप्टर है अपना 11th क्लास की फिजिक्स का, तो इसे ध्यान से सुने, केयरफुली सुने. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में कोई इसमें से पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं है. एग्जाम में आने की चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स की बेसिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें इनके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के अंदर कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए. जब हमें ये चीजें पता होगी तो ही तो हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो पाएगा. फिर हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और हम इसे अच्छे से मन लगाकर स्टडी करेंगे. तो आइए आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से. अपना पहला ही टॉपिक है व्हाट इज साइंस. बच्चों, साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस. आपने साइंस, आप 6th क्लास ऑनवर्ड से साइंस पढ़ते आ रहे हो. 6th क्लास से पहले आपने एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ी थी, ईवीएस. उसके बाद साइंस आने लगी, 6th में साइंस का सब्जेक्ट आया. फिर 7th में साइंस, 8th में साइंस आप पढ़ते रहे, और 9th में आने के बाद आपको धीरे धीरे पता लगा कि कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं. ये स्ट्रीम्स डिवाइड हो गई. तो कभी आपने सोचा कि ये साइंस होती क्या है, हम क्यों साइंस पढ़ने जा रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल ये साइंस हमें किस तरफ ले जा रही है, इस साइंस का मेन ओवरव्यू है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं. बच्चों, कुछ आप याद करिए कि आपने साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़े. 1 मिनट के लिए आप जरा रिवाइज करिए कि अभी अभी आप 10th पास करके आए हो, 10th में कौन से चैप्टर्स पढ़े थे आपने. पढ़े, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स के चैप्टर्स में पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ. आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आया. फिर आपने पढ़ा कलरफुल वर्ड एंड आई से रिलेटेड आई डिफेक्ट्स आपने पढ़े. कलर्स की कॉम्बिनेशन के बारे में आपने पढ़ा. डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ये आपने पढ़ा. आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बारे में आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस, करंट, ओम, ये पोटेंशियल, ये सब कुछ आपने पढ़ा. फिर आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि करंट किसी तार में फ्लो करता है तो उसके बार बार मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. तो ओवरऑल हम साइंस में पढ़ क्या रहे हैं, ओवरऑल हम साइंस में पढ़ रहे हैं कि हमारे आसपास की चीजें कैसे काम कर रही हैं, उनको जानने की कोशिश हम कर रहे हैं. जैसे हमने ऑप्टिक्स क्यों पढ़ी. ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, कि लेंस में से जब लाइट पास होती है तो इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है और एक पॉइंट पे मिल जाती है. हमने मिरर पढ़े, मिरर पे लाइट आती है तो वो फोकस होके एक पॉइंट पे मिल जाती है, बड़ी इमेज बनाती है, कभी छोटी इमेज बनाती है, सीधी बनाती है. तो ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीजें पढ़कर हमें ये पता लगता है कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का बिहेवियर कैसा है. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से अपने को ये पता लगता है कि करंट जब फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने के ड्यूरिंग उसका बिहेवियर कैसा रहता है. करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेट का इफेक्ट बन जाता है.
मैग्नेटिक इफेक्ट बनने की वजह से वो अपने आसपास की चीजों को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, या कोई और मैग्नेट की चीज हो तो उसको रिपेल करता है। तो बच्चों, मैग्नेट पढ़ने से हमें क्या फायदा हुआ? इसके पढ़ने से अपने को यह पता लगा कि जनरेटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। इससे पता लगा इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो साइंस में ओवरऑल हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम एक जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास की चीजें कैसे काम कर रही है। ये पंखा कैसे काम कर रहा है, ये पेन गिर रहा है तो ये क्यों गिर रहा है, हम चलते हैं तो हमारे चलने के ड्यूरिंग हम कैसे चल पाते हैं। अगर यही अगर फर्श जो होता है वो बिल्कुल स्लिपरी हो तो हम क्यों नहीं चल पाते हैं, गिर जाते हैं। हम किसी गाड़ी के धक्का लगाते हैं तो वो गाड़ी बहुत भारी हो, वो क्यों नहीं चल पाती है। तो कोई चीज क्यों हो रही है या क्यों नहीं हो रही, कैसे हो रही है, और उसके फ्यूचर में क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, ये सब कुछ स्टडी करना, इन सब चीजों को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है? देखिए, साइंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि आपने 11th क्लास में अगर आपने सोच लिया है कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट लेने वाले हो, मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के सब्जेक्ट लेने वाले हो, तो बच्चों सुन लो, आपके लिए साइंस क्या चीज है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस की ही ब्रांच है। अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप कोई एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस इंजीनियर बनना चाहते हो, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इसके अंदर क्या चीज समझाई गई है उस पर ध्यान लगाएं और उस पर सोचें, बार बार उस पर सोचें, अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचें कि ये कैसे काम कर रही है। जब ये इंटरेस्ट जनरेट होगा, जब आप खुद जानना चाहोगे, तब आपको पता लगेगा असलियत में कि ये साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है, इससे हमें कितनी चीजें पता लगती है। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ ली, चाहे केमिस्ट्री पढ़ ली, चाहे बायोलॉजी पढ़ ली, तो आपकी पूरी जिंदगी के अंदर आपका ये साथ निभाएगी। एक भी ब्रांच अगर आपने ढंग से पढ़ ली, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, उसके अच्छा नाम कमा सकते हो अगर आपने ढंग से स्टडी कर ली तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। पहला है व्हाट इज साइंस। तो बच्चों साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? साइंटिया, सेंसिया। इसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। हम अब पहले देख चुके हैं कि साइंस का मतलब है द नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो साइंस है क्या? सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज गेन थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये देखो, हमने बार बार ऑब्जर्व किया चीजों को, बार बार देखा, बार बार देखने से जो बातें अपने को पता लगी उसको हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया, तो उससे जो नॉलेज डेवलप हुई उसको साइंस कहेंगे। या फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा, बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखिए, एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजे निकले ये पता लगाए, उन चीजों को हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया, तो वो जो सिस्टमेटिक नॉलेज डेवलप हुई उस सिस्टमेटिक नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक नॉलेज। ऐसे नहीं कि नॉलेज ऐसी बिखरी पड़ी है, कहीं पे कोई चीज, कहीं पे कोई चीज, कहीं पे कोई चीज, और उसको हम साइंस कह देंगे। नहीं, जो नॉलेज आपको मिली उसको एक सीक्वेंस के अंदर लगाओ, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करो, उसके जो लॉज बने उनको सीक्वेंस से लगाओ। पहले बेसिक लो, फिर उसके बाद उससे अगला लो, फिर उसके बाद उसके अगला लो, एक सीक्वेंस के अंदर लगाओ। फिर जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जो नॉलेज बन जाएगी, उस नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। और ये साइंस की नॉलेज गेन करने के क्या तरीके हैं? दो तरीके अपने पास हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब चीजों को देखना, देख के ऑब्जर्व करना, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट को करके देखना, लेबोरेटरी के अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखना, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, हर चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके ही पता लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पता लगाया कि हमारे स्पेस के अंदर प्लैनेट्स हैं अपने पास, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उनको केवल ऑब्जर्व ही किया गया है ना, टेलीस्कोप से देखा गया, तो पता लगा कि वीनस है, सैटर्न है, प्लूटो है, यूरेनस है, पता लगा अपने को। कोई एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देखा किसी ने कि नए प्लेनेट बना के मैं आज लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट करने से कोई बिग बैंग थ्योरी होगी और उससे बिग बैंग होगा, फिर उससे प्लेनेट बनेंगे। एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना,
क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और ये भी साइंस का एक पार्ट है। हम ऑब्जर्व करके चीजों को देख के उससे जो नॉलेज बनी उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, तो वो साइंस का पार्ट बन जाता है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्व आपने किया उसको आपने करके देखा। जैसे हमने देखा कि लाइट आ रही है, तो लाइट को हमने लेबोरेटरी के अंदर एक लैंप बना के लाइट जनरेट की। लाइट जनरेट करके हमने उसको लेंस में से पास करा के देखा, तो अपने को पता लगा कि लाइट ऐसे बिहेव करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन, जिसके एक्सपेरिमेंट किए जा सके। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज हमको मिली, उस नॉलेज को सिस्टमेटिक ढंग से लगाया। लगाने के बाद जो नॉलेज, जो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं साइंस। तो बच्चों, आपको साइंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ओके, अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि ये जो साइंस है इसको हम मेजर, वैसे तो इसकी कई ब्रांचेज हैं, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज है बच्चों, लेकिन ओवरऑल अगर उसकी बड़ी बड़ी दो ब्रांचेज हम देखें तो ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? एक है फिजिकल साइंसेज और एक है बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग, जो लिविंग नहीं है, जिसमें जान नहीं है, जिंदा नहीं है, उनको स्टडी करते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, बहुत सी चीजें और भी हैं अपने पास, जियोलॉजी। तो वो जो पार्ट आ गया उसको हम पढ़ते हैं फिजिकल साइंसेज के अंदर। और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर वो साइंस स्टडी की जाती है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स हो, जैसे बोटनी, बोटनी के जूलॉजी, बोटनी के अंदर ये जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। जूलॉजी के अंदर अपने पास जो एनिमल्स होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। फोरेंसिक साइंस, ये भी आपको पता है, ये मेडिकल साइंस का एक पार्ट है फोरेंसिक साइंस। तो बच्चों, ओवरऑल हमने साइंस को देखा। साइंस क्या होता है? साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज होती है विच इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मेजर इसकी दो ब्रांचेज हैं। लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को फिजिकल साइंसेज हम कहते हैं। तो ये था साइंस। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक हमारा है व्हाट इज फिजिक्स। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हम जो स्टडी करेंगे, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को अब हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो देखो, फिजिक्स, एक चीज तो आपको पता लगेगी, फिजिक्स किस कौन सी साइंस के अंदर आता है? फिजिकल साइंस के अंदर या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर? देख के आप पता लगा सकते हो फिजिक्स कौन सी साइंस के अंदर आता है। फिजिकल साइंसेज, वेरी गुड। तो फिजिक्स, और फिजिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। चलो कुछ और जानते हैं। फिजिक्स किस वर्ड से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, और उसका मतलब होता है नेचर। ये ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, इस वर्ड से लिया गया है फ्यूसिस। और फ्यूसिस, फिजिक्स, फ्यूसिस, फिजिक्स, फ्यूसिस, फिजिक्स पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। फिजिक्स फ्यूसिस से लिया गया है, इस वर्ड से ये लिया गया है। और उसका मतलब क्या होता है? नेचर, नेचर, प्रकृति, इसको स्टडी करना। संस्कृत में एक वर्ड है, संस्कृत में भी एक वर्ड है भौतिकी, 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 और उसका मीनिंग भी क्या होता है? नेचर। इसका मतलब नेचर को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। तो फिजिक्स भी क्या हो गई? सिस्टमैटिक नॉलेज। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर। एक ऐसी साइंस की ब्रांच जो नेचर को स्टडी करती है, नेचर की स्टडी से रिलेटेड है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना को जिसमें हम स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना कौन से? नेचुरल फिनोमिना जैसे डेज एंड नाइट्स का होना, विंड स्टॉर्म्स आना, सुनामी आना, जितने भी रेन होना, डे नाइट बनना, इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स बनना, मीटियोर्स बनना। ये तो सर मैंने एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड बातें कर दी। लाइट का ट्रेवल करना, इलेक्ट्रिसिटी, तो थंडरिंग, स्टॉर्म, तो ये जो चीजें हैं, ये नेचुरल फिनोमिना जो हैं, उनको हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो दिस इज फिजिक्स। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। So examples we have study of stars, study of planets, study of light, study of electricity and magnetic materials, study of waves, etc. तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन फिजिक्स।
Okay, so let us see what are principal thrust in physics. फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल थ्रस्ट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिनको हम बेस मानकर हम स्टडी करने वाले हैं, उसी के बेस पे सारी फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो दो मेन थ्रस्ट हैं फिजिक्स में। ये थ्रस्ट वो वाला नहीं है फोर्स प्रेशर वाला, इसके अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। ये दूसरा, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ये दो फंडामेंटल थ्रस्ट हैं या मान लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके बेस पे हम पूरी फिजिक्स को हम उसकी हेल्प से ही हम पूरी फिजिक्स को डेवलप कर पाते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका? बिल्कुल इजी टर्म्स है, देखने में मुश्किल लग रही है, वैसे काफी इजी टर्म्स है। यूनिफिकेशन नाम से कुछ पता लग रहा है, यूनिफाई करना मतलब एक बनाना। यूनिटी क्या होता है? एक हो जाना। यूनिफिकेशन का मतलब यह है एक जैसा बनाना। तो यूनिफिकेशन का मतलब है ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करने के लिए एक ही अप्रोच या एक ही थ्योरी डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजों को स्टडी करने के लिए अलग अलग लॉज बना दिए, अलग अलग रूल बना दिए कि प्लैनेट्स को स्टडी करना है तो अलग लॉज हैं, स्टार्स को स्टडी करना है तो अलग लॉज हैं, एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करना है अलग लॉज हैं, पेन को स्टडी करना है अलग लॉज हैं। ऐसा नहीं है, इन सब को स्टडी करने के लिए कॉमन कुछ लॉज बना दिए। मतलब बड़े फील्ड को स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉज, कुछ नियमों के को यूज करके बहुत बड़ी चीज को सोल्व करना, बहुत बड़ी चीज को स्टडी करना, इसको यूनिफिकेशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर अपने पास हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना यूजिंग फ्यू बेसिक लॉज। मतलब कुछ लॉज को यूज करके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, इसको यूनिफिकेशन हम कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े, न्यूटन के लॉज आपने पढ़े होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है? A body does not change its state of rest, state of motion or the direction until some force is applied on it. न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, the rate of change of linear momentum is equal to or is directly proportional to force acting on that substance. तीसरा पढ़ा, action and reaction acting on a body are always equal and opposite. तो बच्चों ये तीन लॉज हैं। ये तीन लॉज हमने कोई पर्टिकुलर बॉडी के लिए पढ़े हैं क्या? इसके लिए ही अप्लाई होंगे? नो, ये सब के लिए अप्लाई होते हैं। आप एक कमरे में पड़ी हुई बुक पे अप्लाई कर लो, इस पे भी अप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए, ये बुक मेरे पास है, इस बुक पे भी अभी न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे? इस बुक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू वेट, और इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ इस पे अप्लाई हो रहा है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ आप जहां पर भी देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, सब पे ये अप्लाई हो रहे हैं। तो बहुत सारी बड़ी चीजों को और इन्हीं को यूज करके हम, आपने देखा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने स्टडी की वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वो सारी न्यूटन के लॉज पर ही बेस्ड होती हैं। तो पूरी बॉडीज का मोशन स्टडी कर लेते हैं न्यूटन के लॉ अप्लाई कर। तो न्यूटन के लोग कितने सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये यूनिफिकेशन है। मतलब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ ही लॉज की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो एग्जांपल क्या लिखूं? मोशन ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी explained using न्यूटन्स लॉज। और भी देखिए, जैसे एक अपने पास ग्रेविटेशन के रूल्स हैं, आपने पढ़े होंगे केपलर्स लॉज हैं। तो वो चलो उससे भी बेसिक हम लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी दो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और कितने फोर्स से G m1 m2/r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वो न्यूटन्स लॉज की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? सारे प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स लॉ को यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा ये पेन क्यों गिर रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हैं। जितने भी स्टार्स हैं वो अपने गैलेक्सी के अंदर मोशन में है, उनको यूज करने के लिए न्यूटन्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ लॉज को यूज करके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, ये यूनिफिकेशन कहलाता है। ये एक अप्रोच रहती है। जब आप कोई साइंस की फील्ड बना रहे हो तो आप ये नहीं भी हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रूल दे दिया, अलग अलग चीज को अलग अलग रूल दे दिया, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजों के लिए कुछ ही रूल बनाओ, वो यूनिफिकेशन कहलाता है। तो दूसरी अप्रोच क्या रहती है? दूसरी अप्रोच है रिडक्शनिज्म। ये थी पहली। दूसरी अप्रोच क्या है? रिडक्शनिज्म। ये रिडक्शनिज्म नाम से कुछ पता लग रहा होगा। रिडक्शन का मतलब कम करना, टू रिड्यूस, कम करना। रिडक्शनिज्म का मतलब है ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम बड़ी चीज को समझने के लिए उसके छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। मतलब स्टडी तो बहुत बड़ी चीज करनी है, लेकिन हम बड़ी चीज को समझाने के लिए एक बेसिक माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। जब पार्टिकल्स की स्टडी हो जाती है तो उस थ्योरी को हम बड़ी चीज पे अप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एक थ्योरी आएगी, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आएगी ना, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है कि इस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है। मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ लॉज उसमें हम पढ़ते हैं, कुछ नियम पढ़ते हैं। और आप देखो, उस थ्योरी को यूज करके हम सभी गैसेस के बिहेवियर को समझा सकते हैं, सब गैसेस के बिहेवियर को। ये जो गैस के लॉज आप पढ़ते हो, पास्कल्स लॉ, आप पढ़ते हो गे-लुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉज, एवोगैड्रोस लॉ, ये सभी लॉज जो हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी गैसेस के बिहेवियर को पढ़ना था। गैस चाहे थोड़ी सी हो, चाहे बहुत ज्यादा गैस हो, जैसे पूरे कमरे में जितनी भी गैस है, सारे के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि गैस ने कितना प्रेशर लगाया, कितना टेम्परेचर है, कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी है, कितनी उसकी स्पेसिफिक हीट है, कितनी उसकी एंथैल्पी है, पूरे कंटेनर की गैस को के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज पढ़ने की जरूरत पड़ी। मतलब उसको हमने किसको स्टडी कर लिया? उसके मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया। मॉलिक्यूल्स को ही जब स्टडी कर लेंगे तो अपने को सारा पता लग जाएगा कि पूरी गैस का बिहेवियर क्या होगा। मतलब बड़ी चीज को समझाने के लिए छोटे लेवल पर आओ, बड़ी बॉडी को समझाने के लिए उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करो, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म अपने पास क्या चीज होगी? ये एक ऐसी बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूजिंग द स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब बड़े सिस्टम को स्टडी करना है, लेकिन स्टडी करना कैसे है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करके। तो ये दो बेसिक इसके अंदर थ्रस्ट रहते हैं। तो हमारा हो चुका है साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, ये अपने पास क्या है।